बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी की हार और प्रशांत किशोर की जीत की चर्चा इस वक्त दिल्ली और पटना दोनों के सियासी गलियारों में खूब हो रही है। सियासी जानकार, राजनीतिक दल सब अपने अपने मायने निकाल रहे हैं। इस जीत और हार के अपने अपने मतलब ढूंढे जा रहे हैं। इस बीच कई सारे सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर बीजेपी ने 7-8 महीने पहले जिस सीट पर 51,000 वोटों से जीत हासिल की थी, उस सीट पर 19,000 से ज़्यादा वोटों से हार कैसे मिल गई। क्या बीजेपी के जो मजबूत कोर वोट बैंक माने जाते थे सवर्ण मतदाता, वो उनसे इस चुनाव में छिटक गए। क्या आरजेडी का एमआई समीकरण भी टूट गया, मुस्लिम जनसुराज के साथ चले गए। इन सभी सवालों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केशव जी हैं। लेकिन सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे भरत तिवारी वाले मामले को लेकर, क्योंकि पीके से पूछा भी गया था कि क्या भरत तिवारी वाले मामले ने आपको जीत दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई है, तो उन्होंने कहा है निश्चित तौर पर सम्राट चौधरी से सवर्णों में नाराजगी थी, उनकी सरकार को लेकर लोगों में गुस्सा है। केशव जी, आपका क्या मानना है, भरत तिवारी वाला मामला, ब्राह्मण भूमिहारों में नाराजगी? बिल्कुल वैभव, अगर बांकीपुर की जीत को मुद्दों के आईने में देखने की कोशिश करें तो 5 मुद्दे मुझे लगता है कि मुख्य रूप से बांकीपुर के चुनाव को प्रभावित कर रहे थे। एक भरत तिवारी का तो मुद्दा उसमें है, यूजीसी एक्ट भी बड़ा मुद्दा है। उसके बाद ये नीट का जो पेपर लीक का मुद्दा है वो भी चल रहा था। नीट के बाद आप अयोध्या पर आए। अयोध्या राम मंदिर में जो चढ़ावा चोरी का मसला चल रहा है देश भर में, उसकी भी अपनी भूमिका है बांकीपुर की जीत और हार की पटकथा लिखने में। इसके अलावा इथेनॉल का मुद्दा, हालांकि वो उतना बड़ा मुद्दा नहीं था, लेकिन लोग इस पर भी बातचीत कर रहे थे, लेकिन चुनाव के परिणाम को प्रभावित करने वाला क्वांटम उसमें नहीं दिखा था। और इसके अलावे जो मुद्दे थे वहाँ के, वो स्थानीय मुद्दे थे। स्थानीय मुद्दे विकास के, जिस विकास के बल पर यह सरकार बार बार रिपीट होती रही, लेकिन जो बांकीपुर की गलियां हैं वहाँ पर जल जमाव है, नालियाँ टूटी हुई है, सड़कें टूटी हुई है, ये सारे जो स्थानीय विकास के मुद्दे थे उस पर भी हमने देखा है कई सारे क्लिप्स में कि वहाँ के स्थानीय लोग बीजेपी के स्टार कैंपेनर्स को, आप देखिए रविशंकर प्रसाद आपको एक मामूली सांसद के तौर पर दिखते होंगे, लेकिन बांकीपुर का जो संबंध है रविशंकर प्रसाद के साथ, उनके पिताजी ठाकुर प्रसाद बांकीपुर के एमएलए हुआ करते थे। मतलब उस समय से उस विधानसभा क्षेत्र से बांकीपुर ने उस समय में उस इलाके का जो भी नाम रहा हो, बिल्कुल वहाँ के एमएलए हुआ करते थे। उस समय से संबंध है और लोग रविशंकर प्रसाद को हाथ जोड़ करके कहते पाए गए कि भाई साहब बहुत विकास कर दिया, अब विकास चाहिए ही नहीं, आप चले जाइए, हमें वोट ही नहीं देना है भाजपा को। तो ये कुछ 5 मुद्दे, एक स्थानीय विकास का मुद्दा हो गया, भरत तिवारी का मुद्दा और यूजीसी का मुद्दा इसमें सबसे बड़ा था। बाकी 2 छोटे छोटे मुद्दे भी थे जिसमें आप राम मंदिर चढ़ावा चोरी और नीट पेपर लीक को प्रमुखता से रख सकते। ये 5 मुद्दे थे। भरत तिवारी का मुद्दा ऑफ कोर्स बहुत बड़ा बन गया था और प्रशांत किशोर की राजनीतिक समझबूझ से कभी किसी को इनकार नहीं होना चाहिए। उसी समय में उन्होंने भांप लिया था कि ये बड़ा मुद्दा हो सकता है। और जिस तरह से सवर्णों की नाराजगी भारतीय जनता पार्टी से यूजीसी के टाइम पे शुरू हुई, ये सिर्फ भरत तिवारी वाला मामला नहीं है। बिल्कुल। यूजीसी एक्ट जो फरवरी महीने में आता है, उसको लेकर के देश भर में विरोध हुए और फिर सरकार को सुप्रीम कोर्ट की आड़ में छुपना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये कानून लागू करने लायक नहीं है, उस पर स्टे लगा दिया गया। नहीं तो आप देख लें वैभव, जितनी हमने हिंसा नीट पेपर लीक के प्रोटेस्ट में देखी, उससे कई गुना ज्यादा होने की आशंका थी। पूरे कैंपस में समझ लीजिए कि बारूद बिखेर दिया गया था, ऐसा लोग कह रहे हैं। उस यूजीसी एक्ट को लेकर के जो सवर्णों की नाराजगी थी, उसको ऐन मौके पर भरत तिवारी हत्याकांड ने फ्यूएल दे दिया और बांकीपुर के चुनाव में इसका प्रभाव पड़ना था। प्रशांत किशोर भरत तिवारी के घर भी गए थे। सहानुभूति की जो एक लहर होती है, लहर तो नहीं कह सकते हैं, बट सहानुभूति का जो एक वोट होता है वो उन्हें जरूर मिला है। लेकिन भरत तिवारी से बड़ा मुद्दा यूजीसी था। बिल्कुल। एक बात और उठ रही है केशव जी, अभी कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन हुआ था, उसमें भी हमने देखा कि कई सारे बीजेपी सांसद
मंत्री, उनके घर के बच्चे भी सीजेपी आंदोलन का समर्थन कर रहे थे। ठीक यही बिहार में देखने को मिला है। बिहार के एक बीजेपी के सांसद हैं, उनके सुपुत्र हैं, उन्होंने व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाया था प्रशांत किशोर की जीत के बाद, उनको बधाई देते हुए, और उस जीत में खुद को शामिल करते हुए भी उन्होंने दिखाया था ऐसा। क्या आपको लगता है कि बीजेपी में ही अब एक धड़ा ऐसा है जो चाहता है कि अब झटका लगना जरूरी है, पार्टी अहंकार में आ गई है, पार्टी बहुत चीजों को हल्के में लेने लगी है? क्या ऐसा कुछ है? वैभव, ये कहना बहुत जल्दी होगी, बहुत जल्दबाजी होगी ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा है। हम इसको सिर्फ एक उपचुनाव के परिणाम के तौर पर ही देखें तो मुझे लगता है कि ज़्यादा परिपक्व होगा। यह केवल एक बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव था। वहाँ पर प्रशांत किशोर बतौर जनसुराज उम्मीदवार जीते हैं। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की वहाँ पर हार हुई है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों की अभी भी वहाँ पर सरकार है और उनके 202 विधायक हैं बिहार में ही। देश के अनेक राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि उनको झटका लगा है। हाँ, लेकिन बांकीपुर का सीट हारना, बांकीपुर सिर्फ एक विधानसभा मैं कह रहा हूं, लेकिन आप ये देखिए, आप अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का विधानसभा हार जा रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे हैं कि 24 में अयोध्या वाली सीट का बीजेपी का हारना और बांकीपुर में बीजेपी का हारना, उसको एक तरह से देखा जा सकता है। देखा जा सकता है, दोनों में समानताएं तो हैं ही। लेकिन बांकीपुर में आप ये भी देखिए कि अयोध्या का लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी हारी जरूर, लेकिन वहां पर कई सारे ऐसे बूथ थे जहां पर इनको लीड भी मिली थी। बिल्कुल। लेकिन बांकीपुर में जो नितिन नवीन का बूथ था वहां पर ये हार गए, जो नीरज सिन्हा का बूथ था वहां पर हार गए, जो रविशंकर प्रसाद का बूथ था वहां पर हार गए, जो अशोक चौधरी का बूथ था वहां पर हार गए। सारे जो बड़े बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों के, सारी बूथों पर एक तरफा प्रशांत किशोर, सबसे कम एक बूथ पर लीड थी उनकी तो 30, बाकी जितने बूथ हैं सब पर उन्होंने आउटप्ले कर दिया भारतीय जनता पार्टी को। तो यह बड़ा सवालिया निशान है कि दुनिया की, देश की नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी का मुखिया अपना बूथ ही सुरक्षित नहीं कर सकता है। मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान चलाती है भारतीय जनता पार्टी, बूथ प्रमुख बनाती है, पन्ना प्रमुख बनाती है, ये प्रमुख वो प्रमुख कहाँ चले गए सारे। भारतीय जनता पार्टी को इतना जरूर झटका लगा है कि वो अपनी राजनीति को, अपने पॉलिटिकल स्ट्रेटजी को पुनर्परिभाषित करे। वो जिस तरह से शुरुआत में अति आत्मविश्वास वाला बयान दे रहे थे कि किसी को भी टिकट दे देंगे, बांकीपुर के यहाँ से तो कुत्ते और बिल्ली को भी मैदान में उतार कर जीत जाएंगे, तो इस पर अब सोचना पड़ेगा कि ये जो नई वाली पीढ़ी है यह आपका बचाव तो करती है, लेकिन उसमें मुद्दा उनका हो तब। आप सिर्फ अपनी ही नहीं चला सकते हैं। मन की बात बहुत हुई, अब जन की बात पर आपको ध्यान देना चाहिए। ये एक वेकअप कॉल हो सकता है, लेकिन ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी की करारी शिकस्त हो गई, बहुत बड़ा झटका लग गया, ये सब में मुझे लगता है कि थोड़ी जल्दबाजी है। केवल एक सीट की तरह ही देखना चाहिए, लेकिन एक सीट से भी अगर यह बदलाव शुरू हुई है तो यह बहुत बड़ा बदलाव है। और मैं केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए ही नहीं कह रहा, यह बदलाव राजनीतिक विकल्प की बदलाव है। बिल्कुल। आप देखें कि भारतीय जनता पार्टी का सवर्ण वोट बैंक अगर प्रशांत किशोर के पास गया है तो महागठबंधन या राष्ट्रीय जनता दल का अल्पसंख्यक वोट बैंक भी उनके पास चला गया है। तो इसका मतलब है कि दोनों पार के मतदाता वर्ग एक नए विकल्प के तलाश में थे, और ये नया विकल्प अगर प्रशांत किशोर के तौर पे मिलता है और जो जनाकांक्षाएं हैं बांकीपुर की, उसको विधानसभा में उतारता भी है, रखता भी है उन जनाकांक्षाओं को, और साथ ही साथ जो क्षेत्रीय विकास है उस पर भी काम करता है, तो आने वाले समय में भारत की राजनीति एक नई दिशा में बढ़ सकती है। बिल्कुल। किशोर जी, इस हार को लेकर भी बीजेपी में क्या चल रहा होगा? बीजेपी के जो वहाँ के नेता हैं, जैसे बांकीपुर में रविशंकर प्रसाद की आपने बात की, रामकृपाल यादव को मैं बयान सुन रहा था, वो कह रहे थे कि पीके ने तो कमाल कर दिया, उन्होंने भी पूरा जोर लगाया था, वहीं से वो भी आते हैं। और भी जो तमाम नेता हैं, खुद नितिन नवीन अभी क्या सोच रहे होंगे, उनकी स्थिति कैसी है? क्या पार्टी में एक तरह से उनको लेकर भी माहौल बन सकता है कि आप अपनी सीट नहीं निकाल पाए हैं? नहीं, बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट पर उनके द्वारा छोड़ी गई सीट है ये, उनका परिवार वहां रहता है, उनका बूथ है वहां, और उन्हीं के उम्मीदवार
आप ये देखें, चाहे अभिषेक बंटी हो या फिर नीरज सिन्हा हो, उन्हीं के द्वारा चयनित उम्मीदवार हैं, उसी कम्युनिटी से आते हैं जिस कम्युनिटी से स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आते हैं, और फिर वहाँ पर एक तरफा सारे बूथों पर हार जाना, यह जरूर नितिन नवीन के चयन पर, नितिन नवीन के बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्णय लेने की क्षमता पर सवाल या निशान जरूर खड़े करेगा। ये तो है ही, नितिन नवीन की भूमिका को स्क्रूटनाइज किया जाएगा भारतीय जनता पार्टी में। ये एक बहुत अच्छी बात है भारतीय जनता पार्टी की, वहाँ पर एक ठोस निर्णय लिया जाता है, नतीजों की समीक्षा की जाती है, और भारतीय जनता पार्टी को जो मैंने कुछ थोड़े समय तक कवर किया, तो उसके अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि वहाँ पर जो उनकी बात होती है उसमें किसी को बख्शा नहीं जाता है। वहाँ इस जीत हार की भी बहुत ही कड़ी समीक्षा होगी, और उस समीक्षा में मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ लाभदायक इंसाइट्स निकल कर जरूर आएंगे। और भारतीय जनता पार्टी अपनी गलतियों को ठीक करने के लिए जानी जाती रही है कि एक गलती हुई, वहाँ पर उम्मीदवार के चयन में गलती थी, मुद्दों को हैंडल करने में गलती हुई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मुझे लगता है इसको फिक्स कर लेगी। वो ज़्यादा पब्लिक फोरम पर आक्रामक रहते हैं, लेकिन पार्टी फोरम पर वो बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल रहते हैं, बहुत ज़्यादा रैशनल रहते हैं। चाहे ये राष्ट्रीय अध्यक्ष का फेलियर हो, पार्टी के प्रवक्ताओं का फेलियर हो, सरकार के मंत्रियों का फेलियर हो, पार्टी फोरम पर जब बात होती है तो बहुत ही ज़्यादा तर्कपूर्ण, बहुत ही ज़्यादा ब्रूटली बात होती है। उसमें किसी की कोई सुनी नहीं जाती है, किसी को कोई ब्राउनी पॉइंट नहीं दिया जाता है। वहाँ इस मसले को बहुत गंभीरता से लिया जाएगा। बिल्कुल। अभी हम बीजेपी की ही बात कर रहे हैं। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं, बीजेपी के वो पहले सीएम हैं बिहार में, फिर भी उपचुनाव में हार मिली है। क्या सम्राट चौधरी को लेकर भी बीजेपी में सवाल उठेंगे, क्योंकि पीके के पहले और आखिरी निशाना वही थे पूरे चुनाव के दौरान कि ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए, उनका आपराधिक इतिहास है। और बहुत सारे लोगों को मैं ऐसा भी सुन रहा था कि वो सम्राट चौधरी को हजम नहीं कर पा रहे, बीजेपी के ही लोग। उनका कहना है कि वो पूरी तरह बीजेपी के नहीं है। अभी कुछ ही दिन पहले तो आए हैं, पहले वो कई सारे दलों में रहे हैं। तो क्या सम्राट चौधरी को लेकर भी अब कुछ सवाल उठेंगे? सम्राट चौधरी बतौर मुख्यमंत्री बिहार में पिछले मई महीने से कार्यरत हैं, कह सकते हैं 3 महीने उनके कार्यकाल के लगभग हो गए हैं। इन 3 महीनों में अगर समीक्षा की जाएगी किसी भी मुख्यमंत्री के कार्यकाल की, तो उस मुख्यमंत्री के साथ न्याय नहीं होगा। लेकिन फिर भी पहले 3 महीने सम्राट चौधरी के एक बिहारी होने के नाते मैं ये कह रहा हूँ कि संतोषजनक नहीं है। जिस तरह से हिंसा का ग्राफ बढ़ा है, अपराध का ग्राफ बढ़ा है, भ्रष्टाचार के भी मामले सामने आए हैं, भरत तिवारी के फेक एनकाउंटर जैसी घटनाएं जिस राज्य में हुई है मुख्यमंत्री के सत्ता संभालते ही, तो उस मुख्यमंत्री को निश्चित रूप से क्लीन चिट नहीं दिया जा सकता है। तो अगर पहले 3 महीने को मानक रखें तो सम्राट चौधरी का यह कार्यकाल कांटों भरा ताज ही है। 3 महीने अच्छे नहीं गए हैं। प्रशांत किशोर जो आज कह रहे हैं वो केवल आज पहली बार नहीं कहा है, बिल्कुल, या इस चुनाव अभियान में नहीं कहा है। आप देखें कि 2025 के विधानसभा चुनाव की शुरुआत से पहले से वो सम्राट चौधरी को निशाने पर लेते आ रहे हैं। कई बार सवाल यह भी उठा कि प्रशांत किशोर को आखिर ये जानकारी मुहैया कौन कराता है, क्योंकि प्रशांत किशोर तो सरकार में है नहीं और न ही आरजेडी सरकार में है। तो सम्राट चौधरी, लालू यादव की सरकार जब थी, राष्ट्रीय जनता दल की सरकार थी, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी, तब पहली बार मंत्री बने, उनकी तब उम्र कितनी थी, फिर किस हत्याकांड में उनका नाम आया, किस जगह पर क्या हुआ, ये सारी जो फाइलें हैं ये प्रशांत किशोर को सप्लाई कौन कर रहा है? क्या बीजेपी का ही कोई इनसाइडर है? और देखिए, राजनीति में सब कुछ संभव है। प्रशांत किशोर के क्या बीजेपी नेताओं से संबंध नहीं है? बीजेपी के लिए तो उन्होंने कैंपेनिंग भी की है। बिल्कुल, उन्होंने तो कई बार परोक्ष रूप से कहा भी है, और नीतीश कुमार ने तो ओपनली कहा कि अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह के कहने पर उन्होंने प्रशांत किशोर को जेडीयू में रखा। तो कुछ न कुछ, कोई ना कोई भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी ऐसी शक्ति हो सकती है जो सम्राट चौधरी को नापसंद करते हो। और बहुत से भारतीय जनता पार्टी के, अगर आज आप जनमत सर्वेक्षण कराएं बिहार में, तो आधे से ज्यादा लोग कहेंगे कि सम्राट चौधरी पसंद नहीं है उनकी बतौर मुख्यमंत्री। भारतीय जनता पार्टी में जब सत्ता हस्तांतरण हो रहा था जेडीयू से, उस समय का वाकया भी वैभव अगर आप याद करें,
तो देखें कि ऐसा नहीं है कि सम्राट चौधरी पहली और आखिरी पसंद थे। उस समय में भी काफ़ी सारी बातें आई गई थी। एक महिला नेत्री हैं भारतीय जनता पार्टी की, और नाम लेने में भी कोई बुराई नहीं है, श्रेयसी सिंह, उनका नाम भी सामने आया था। और जब पत्रकारों ने उनसे पूछा था कि क्या वो बिहार के मुख्यमंत्री बनने वाली हैं, तो उन्होंने उससे इनकार नहीं किया था। कहा था बस अब तो कुछ ही दिन बचे हैं, 2 दिन में सबको सब कुछ पता चल जाएगा। और उनके ऊपर फूल भी बरसाए गए थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ श्रेयसी सिंह नजर आई थी। भारतीय जनता पार्टी के राज्य नेतृत्व को, प्रदेश नेतृत्व को जब दिल्ली तलब किया गया था, तो सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री थे, उनको बुलाया गया। उसमें श्रेयसी सिंह को भी बुलाया गया। श्रेयसी सिंह ना तो किसी ऐसे ओहदेदार मंत्रालय में थी, युवा और खेल मंत्रालय में थी, लेकिन ऐसा कोई ओहदेदार मंत्रालय नहीं है। न ही भारतीय जनता पार्टी के थिंक टैंक का हिस्सा थी, न ही प्रदेश अध्यक्ष थी, न ही विधानसभा में नेता थी। तो फिर आखिर उनको क्यों बुलाया गया था? जरूर भारतीय जनता पार्टी की कुछ न कुछ योजना रही होगी। कहा तो ये भी जाता है कि भारतीय जनता पार्टी से निराश होकर सम्राट चौधरी भागे भागे बीजेपी की सभा छोड़कर पटना में नीतीश की सभा अटेंड करने लगे थे। और फिर नीतीश कुमार का बयान आता है कि कहा तो था हम लोगों में से किसी को बनाएगा। हम लोगों का निशाना था हम, लव और कुश जी। तो कुर्मी या कुशवाहा में से किसी को बनाएगा, ये बात हुई थी। जो पावर ट्रांसफर का जो डील था उसमें ये बात थी। फिर किसी और को क्यों बनाया जा रहा है? और सम्राट चौधरी एक प्रेशर पॉलिटिक्स वहाँ पर करते हैं, और इस तरह से उनके पास मुख्यमंत्री की कुर्सी आती है। पहले 3 महीने बहुत चुनौतीपूर्ण रहे हैं। अगर स्कोर कार्ड देखा जाएगा तो इसमें बहुत सारे रेड क्रॉस मिलेंगे, लेकिन होपफुली बाकी अभी जो 1 साल का ही समय खत्म हुआ है, जो 4 साल बचे हुए हैं, उसमें सम्राट चौधरी अपने नेतृत्व में, अपने प्रशासनिक क्षमता में सुधार करें। बिहार की जनता को एक कर्मठ सरकार मिले, एक नतीजे देने वाली सरकार मिले, केवल पॉलिटिकल बयानबाजी करने वाली सरकार नहीं मिले। इसकी सबको उम्मीद रहेगी। बिल्कुल। बांकीपुर चुनाव को लेकर आरजेडी खेमे में कैसी चर्चा है? मैं लालू परिवार की 2 बेटियों का बयान सुन रहा था। मीसा भारती जो लोकसभा की सांसद हैं, उन्होंने कहा कि पीके तो बीजेपी के ही हैं, तो यहाँ तो बीजेपी ही जीती है, आरजेडी भले हार गई है। उन्होंने पीके को बीजेपी से जोड़ दिया है, उनके पुराने इतिहास को लेकर जोड़ा होगा। और दूसरा, मैं रोहिणी आचार्य के एक्स पोस्ट को पढ़ रहा था। उनका कहना है कि जो लगातार जमीन पर संघर्ष करता रहेगा, लोगों से संवाद करता रहेगा, अपने कार्यकर्ताओं से मिलता रहेगा, मेहनत करता रहेगा, उसे जीत मिल ही जाएगी। एक तरह से वो तेजस्वी पे तंज कस रही थी। बिल्कुल। तो क्या लालू परिवार की फूट फिर से सामने आ रही है? तेज प्रताप यादव अलग प्रशांत किशोर को बधाई दे रहे हैं। बिल्कुल। तेज प्रताप तो मैदान में उतर गए थे, और वो तो उनके लिए कैंपेनिंग भी शुरू कर दी थी उन्होंने। फिर उन्हें जेल में डाल दिया गया। खैर, लालू परिवार में जो आप देख रहे हैं मतभेद, वो भी नया नहीं है। 1-1.5 साल से ऐसा चला आ रहा है। तेज प्रताप यादव अलग हुए, रोहिणी यादव अलग हुई। रोहिणी यादव तो बहुत रोती हुई पटना से सिंगापुर गई थी। तो हो सकता है उनका जो मतभेद है एक सरफेस पे फिर से आ गया है। दुख भी होगा। परिवार की जो राजनीतिक विरासत है, और तेजस्वी यादव उसको अपने ईगो के कारण संभाल नहीं पा रहे हैं। ईगो कहें या फिर अपने कॉकस की वजह से, जो उनके इर्द गिर्द लोग हैं, जो उन तक सच्चाइयों को नहीं पहुंचने देते हैं, या सच्चाई को एक निश्चित फ्रेम में डाल करके उन्हें दिखाते हैं, इसकी वजह से पार्टी में जो एक के बाद एक असफलताएं आ रही हैं। किशोर जी, मैं आपको रोक रहा हूँ। क्या तेजस्वी यादव के लिए सबसे बड़ी एक कहने की खतरे की घंटी बज चुकी है? अभी अगर वो संभले नहीं तो पीके उनकी जमीन को खाने की कोशिश कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसी बात पर आ भी रहा था कि तेजस्वी यादव को एक विरासत में मिली है राजनीति। अगर उसको नहीं संभाल पा रहे हैं तो कोई ना कोई तो आगे आएगा ही। यही बात है, मैंने पहले जैसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी हो या राष्ट्रीय जनता दल हो, किसी को आराम से नहीं बैठना चाहिए। पॉलिटिक्स हर दिन का काम है। इट्स ऑल सीजन बिजनेस, ये सीजनल बिजनेस नहीं। अब भारतीय जनता पार्टी तो 24/7 काम करती है। उनके वोट बैंक में भी दखलंदाजी हो गई प्रशांत किशोर की। उसी तरह राष्ट्रीय जनता दल का भी जो वोट बैंक है, और स्पष्ट कई सारे मुस्लिम मतदाताओं ने कहा कि वो प्रशांत किशोर को वोट देंगे। हालांकि आप ये समझे कि पिछले कुछ दिनों में अपने देश में जो अल्पसंख्यक मतदाता हैं, उनके वोटिंग के पैटर्न में एक बदलाव आया है। पहले वो मुस्लिम उम्मीदवारों को वोट देते थे, अब या बीजेपी फिर को हराने वाले को, मुस्लिमों की हितैषी पार्टियों को वोट देते थे। अब वो सब कुछ बदल गया है। अब है कि भाजपा को हराने वाली जो सबसे बड़ी शक्ति होती है, उसका वो चुनाव करते हैं।
और इसी एक कॉन्सेप्ट पे प्रशांत किशोर के साथ अल्पसंख्यक वोट गया है बांकीपुर में। तो ये बहुत बड़ा वेकअप कॉल, यहाँ पर हार सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की नहीं हुई है बांकीपुर में, ये हार तो आरजेडी की उससे भी बड़ी है। आप देख लें कि आरजेडी कैंडिडेट को कितने कम वोट आए हैं, करीब कितने 3000 के आसपास कुछ वोट आए हैं। जितने वोट 14,000 के आसपास कुछ वोट आए, अच्छा 14,000 वोट आए हैं। जितने वोट वहाँ पर उस समुदाय के हैं, यादव समुदाय के जितने वोट हैं, करीब 12% वहाँ पर यादव मतदाता भी है ना। अब इतने सारे मतदाता होने के बावजूद अगर 12-13 हजार वोट आ पाता है आपके उम्मीदवार को, जिसके लिए तेजस्वी यादव आखिर में उतर के रोड शो भी कर रहे थे, तो यह बहुत बड़ा वेकअप कॉल है। जब बांकीपुर का चुनाव लड़ा जा रहा था तो तेजस्वी यादव नॉर्वे में छुट्टियां मना रहे थे, विदेश घूम रहे थे, तो आखिरकार जनता आपकी गिरवी नहीं है। उनके पास अगर दूसरे विकल्प होंगे तो उस विकल्प का चयन कर सकते हैं। बहुत बड़ा वेकअप कॉल है आरजेडी के लिए खास करके, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो फलक है वो बहुत व्यापक है। अगर एक आध राज्य की सत्ता चली भी जाती है तो इनके हाथ में फिर भी बहुत कुछ बचा हुआ रहता है। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के पास क्या है, देखिए बिहार की सरकार में पिछले कई दशकों से नहीं है, बीच के कुछ 1-2 साल छोड़ दिए जाए नीतीश कुमार के साथ जब उनकी वापसी हुई थी। अब नीतीश कुमार भी नहीं है, सत्ता पर पूरी तरह से बीजेपी का कब्जा है। बीजेपी वो फेविकॉल का मजबूत जोड़ है कि एक बार जिस राज्य की सत्ता में आ जाती है वहाँ से हटने का नाम नहीं लेती है। आप चाहे मध्य प्रदेश देख लें या फिर गुजरात देख लें, यूपी में पिछली 2 बार से है, तीसरी बार भी सरकार में आने का खम भर रहे हैं। उत्तराखंड में देख ले, बार बार सरकार रिपीट करने का रिकॉर्ड रहता है भारतीय जनता पार्टी का नाम। वहाँ पर अगर तेजस्वी यादव अपनी राजनीति को गंभीरता से नहीं लेते हैं, अगर पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करनी है, तब तो फिर कुछ कहा नहीं जा सकता है। तब एक पार्टी को लीड करने का कोई अर्थ नहीं है। ऐसे परिवार से आते हैं, अब धनकुबेर भी हैं, तो लोकसभा विधानसभा का टिकट तो कहीं से भी मिल जाएगा चुनाव लड़ने। लेकिन एक पार्टी का अपना कर्तव्य होता है। विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं, विपक्षी सबसे मुख्य विपक्षी पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल बिहार में। सड़क से लेकर विधानसभा तक उनकी उपस्थिति महसूस होनी चाहिए। कार्यकर्ताओं की अनदेखी हमेशा भारी पड़ती है और देश की सबसे पुरानी पार्टी आज इसी संकट से जूझ रही है। कार्यकर्ताओं की अगर अनदेखी होगी राष्ट्रीय जनता दल में तो वहाँ भी बिखराव होगा और ऐसे नतीजे आते रहेंगे। बहरहाल बांकीपुर जीतकर प्रशांत किशोर ने लोगों के सामने एक नए विकल्प की राह तो खोल ही दी है। बिल्कुल, तो पीके ने बिहार के लोगों के सामने एक नए विकल्प की राह खोल दी है कि अब आप अगर महागठबंधन को वोट नहीं देना चाहते हैं, अगर आप एनडीए को वोट नहीं देना चाहते हैं, तो हमारे भी उम्मीदवार हैं, जनसुराज के भी उम्मीदवार हैं, उन्हें आप वोट दे सकते हैं। पीके ने जीत कर भी दिखा दिया है कि अगर आप वोट देंगे तो आपका वोट बर्बाद भी नहीं जाएगा, आपका उम्मीदवार जीतने के भी काबिल है। तो बांकीपुर के उपचुनाव की जो हालिया अपडेट थी हमने आपको बता दी। जो भी नई जानकारी सामने आएगी वो लगातार वन इंडिया पर आपको मिलती रहेगी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.